हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम बात कर रहे थे आपके कंकाल के बारे में, ठीक है। तो जब कंकाल की बात की जाती है तो इसमें कंकाल में एक तो नोटोकॉर्ड और ऊपर से किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्रेनियम की बात करेंगे। क्रेनियम, क्रेनियम हमेशा भाई, क्रेनियम किसका बना होगा, इसमें कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। और क्रेनियम मतलब ये जो हमारा कपाल होता है, किस चीज का सुरक्षा करता है, एक तो हमारे मस्तिष्क, कपाल किसकी सुरक्षा करता है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, किसकी, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, ठीक है। वही नेक्स्ट इज एन्युलर एन्युलर कार्टिलेज। जब हम बात करते हैं एन्युलर कार्टिलेज की क्लास, तो ये एन्युलर मतलब नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा गोलाकार में होगा। कैसे होगा, गोलाकार। एक्चुअली एन्युलर मीन होता है आपका वलयाकार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वलयाकार। तो इसीलिए इसे हम गोलाकार के सोच के देखिए, तो ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये हमेशा इसकी बक्कल फनल में, मुख की, कल बताया था ना गोलाकार शेप में उसमें हॉर्नी टीथ वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, जहां पर उसकी एक टंग भी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। तो वहां पर उसे बक्कल फनल में वो प्रेजेंट रहती है। वहीं अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करें क्लास, तो इसमें आप नेक्स्ट के उसमें देख सकते हैं इसके ब्रैंकियल बास्केट। ये ब्रैंकियल बास्केट जो होती है क्लास, कहाँ प्रेजेंट होगी, नाम से ही पता चल रहा है, ब्रैंकियल। ब्रैंकियल आपकी प्रेजेंट रहती है हमेशा गिल्स रीजन में, ठीक है ना। ब्रैंकियल वर्ड जब भी आता है तो वो किस चीज को डिनोट करता है, आपके गिल्स को। तो ये ब्रैंकियल बास्केट जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, आपके गिल्स रीजन में प्रेजेंट रहेगी, और वहां पर उसको थोड़ा सा आधार प्रदान करती है, ठीक है। इसके अलावा और भी कार्टिलेजेस होती हैं, जैसे लिंगुअल, ठीक है। लिंगुअल कार्टिलेज की जब हम लोग बात करते हैं तो लिंगुअल कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है, इसकी जो टीथ प्रेजेंट थी, सॉरी आई मीन टू से उसकी टंग जो प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये टंग को हमेशा क्या करती है, एक आधार प्रदान करती है, तो उसे हम बोलते हैं लिंगुअल कार्टिलेज, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर बात रही आपकी उपास्थि से संबंधित, कार्टिलेज से संबंधित, ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर किस चीज को आधार प्रदान करती है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। समझिएगा इसे अब। पाचन तंत्र, आप सभी जानते हैं जो पेट्रोमाइजोन होता है, किस टाइप का एनिमल होता है, सांगीवेरस होता है। सांगीवेरस में ये हमेशा ब्लड सक करता है, सक करता है। तो ये इसका जो माउथ है, ठीक है, वो आगे जाकर कहाँ खुलता है, एक बक्कल कैविटी में। क्या खुलेगा, बक्कल कैविटी में खुलेगा। अब ये बक्कल कैविटी में आगे की तरफ दो नलियां निकलती हैं, लाइक दिस, ठीक है। बक्कल कैविटी में फिर ये दो नलियां निकलती हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। एक तो हो गया आपका ईसोफेगस, एक को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, ठीक है। मतलब बक्कल कैविटी में से दो आपकी नलियां निकलती हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक, और एक को बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेरिंग्स। हम लोगों में भी तो देखा जाए, देखिए हमारा माउथ है, माउथ कहाँ जाकर खुलता है, बक्कल कैविटी में।
बक्कल कैविटी में फिर आगे की तरफ दो नलियां निकलती हैं, ठीक है, जिसमें से एक में से तो हमारा फूड अंदर जाता है हमारे स्टमक में, ठीक है, और एक नली में से जहां से हम जो सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी बक्कल कैविटी में से दो नलियां निकलती हैं, एक तो ईसोफेगस में जाएगी और एक आपके रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में जाती है। तो ईसोफेगस और रेस्पिरेटरी फेरिंग्स दोनों में ही अंतर है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी फेरिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी फेरिंग्स कहाँ पर जाएगी, हम इसके लंग्स की तरफ जाएगी, या मीन टू से इसकी गिल्स में जाएगी, ठीक है। मगर वहां तक हमें खाना नहीं पहुंचा रहा, हमारा क्या है भाई, हमारा जो यहाँ पर मोटिव है दैट इज अ पाचन तंत्र। हम पाचन तंत्र के बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो पाचन तंत्र में बक्कल कैविटी से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स, ठीक है, इन दोनों के ही बीच में एक संरचना उपस्थित होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक सॉरी कपाट उपस्थित होता है। कपाट, कपाट मतलब वॉल्व पाया जाएगा। इस वॉल्व का एक्चुअली काम क्या होता है, ये खाने को हमेशा रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में जाने से रोक देती है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, अपना भी मुंह खोलकर देखेंगे तो आप लोगों को भी अपने अंदर की तरफ एक वॉल्व दिखाई देगा, है ना, जो क्या करते हैं, आप जब खाना अंदर की तरफ लेते हो ना, ईसोफेगस की तरफ जब आपका फूड जाता है, तो वो जो आपका वॉल्व है वो आपके इस रेस्पिरेटरी फेरिंग्स को अच्छे से ढक लेता है, जिसकी वजह से खाना जो है ना उस तरफ ना चला जाए, है ना। आप लोग कभी मुंह खोलकर देखिएगा, बहुत बड़ा उस वक्त दिखता है, ठीक है ना। तो वो संरचना जो है, यहाँ पर जब हम बात करें पेट्रोमाइजोन में, तो ये जो कपाट होता है, जो वॉल्व है, इसे हम वीलम बोलते हैं। क्या बोला जाता है इस कपाट को, वीलम, ठीक है। तो वीलम का भी काम क्या हुआ, ये जब भी भोजन करेगा तो उसको रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में जाने से रोक देगा, ठीक है। उसको खाना फिर कहाँ लेके जाएंगे, इसमें ईसोफेगस में, ठीक है। अब दूसरी बात समझने की ये है पाचन तंत्र में कि आपके में यहाँ पर पेट्रोमाइजोन में कभी भी स्टमक नहीं पाया जाता, मतलब आमाशय उपस्थित नहीं होता। तो इस कंडीशन में, ठीक है भाई, सांगीवेरस है, ठीक है, तो सांगीवेरस में स्टमक का क्या काम है, क्योंकि ये जब भी सक करेगा तो उसको डाइजेशन तो ऑलरेडी मिल रहा है ना। तो उस कंडीशन में जो ईसोफेगस से होता हुआ फूड कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन, मतलब आंत्र में ही जाता है डायरेक्ट, जस्ट बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या उपस्थित होता है आपका, हम लोग जनरली बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में स्टमक पाया जाता है, लेकिन अभी क्या बताया, पेट्रोमाइजोन में आमाशय जो होगा वो एब्सेंट होता है। तो इस कंडीशन में ये डायरेक्ट कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है वो आगे जाकर खुलती है एनस, मतलब गुदा में, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस, एनस से फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए क्लास, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो ये इसका जो पाचन तंत्र है मुख से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मुख से कैसे स्टार्ट होगा, ये हमेशा भाई किसी ना किसी होड़ से चिपक जाता है ना अपने हॉर्नी टीथ की वजह से। तो चिपकता है तो इसके जो माउथ है अंदर की तरफ बक्कल कैविटी में खुलेगी। बक्कल कैविटी में से दो नलियां निकलती हैं, ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स बोलते हैं जिसे हम। अब ये ईसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी फेरिंग्स से अगर हम बात करते हैं, दोनों में अंतर आप लोग जानते ही हैं अब, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर, एक संरचना उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं कपाट, है ना। इन दोनों के बीच में एक कपाट उपस्थित होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, वीलम। इस वीलम का काम क्या होता है कि फूड को कभी भी रेस्पिरेटरी फेरिंग्स में नहीं जाने देगा, उसको वहां जाने से रोक लेगा। उस दौरान क्या करता है, ये उस चीज को कवर कर लेता है, रेस्पिरेटरी फेरिंग्स को अच्छे से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो कवर करने के बाद में जो फूड है वो कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस से होने के बाद स्टमक तो नहीं है,
उसको तो स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो फूड जो है ईसोफेगस से इंटेस्टाइन मतलब आंत्र में जाता है, इंटेस्टाइन से एनस से होता हुआ बाहर निकल जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड जो है। ठीक है, क्लियर? ये तो बात रही जनरली इसके एलिमेंट्री कैनाल की। प्लस देखिए जब भी हम बात करते हैं पाचन तंत्र की तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? आहार नाल के बारे में, है ना। तो यहाँ पर ये आपको पूरी आहार नाल के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसमें भी तो अब कुछ ना कुछ ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होंगी, है ना, जो क्या काम करती हैं इसमें? डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो चलिए उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये तो आई थिंक समझ में आया होगा ना? फाइनल ईयर, फाइनल क्लियर है ना बेटा? यस, गुड। चलें फिर आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचक ग्रंथि। ठीक है क्लास? तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर पाचक ग्रंथि के बारे में तो सबसे पहले आती है इसमें सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड इसमें एक तो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो प्रेजेंट कहाँ होगी? इसकी जो टंग होती है ना, उसके टंग के नीचे की तरफ एक जोड़ी उपस्थित होती है। ठीक है, क्या उपस्थित होती है? एक जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड। और इसके अलावा एक और ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसके द्वारा क्या चीज? एंटी कोगुलेंट। ठीक है ना, एंटी कोगुलेंट वो क्या करता है? पोषक के शरीर में प्रवेश करा देता है। देखिए एक बार फिर समझिएगा, यहाँ हम पाचक ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एक जोड़ी उपस्थित होती है और इसकी जीभ के नीचे की तरफ उपस्थित होगी। ठीक है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड के अलावा इसमें और भी ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक ग्रंथि जो है जिससे क्या करती है, उस ग्रंथि की मदद से ये एंटी कोगुलेंट निकालती है ना। एंटी कोगुलेंट मतलब प्रतिस्कंदक। ठीक है, तो उस एंटीकोगुलेंट को क्या करेगी ये होस्ट, इसका जो भी होस्ट होगा, चाहे तो फिश या टर्टल या कोई भी, ठीक है, तो उसकी बॉडी में वो एंट्री करा देगी, उसमें उसको उड़ेल देगी एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो एंटीकोगुलेंट के लिए निकालने के लिए भी इसमें क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाएंगी। तो ये तो बात रही सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब जब हम बात करें नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट जो है दैट इज अ लिवर। ठीक है, तो इसमें लिवर जो होता है तो यस एज यूजुअल बड़ा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब दो लोब इसमें उपस्थित होते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस चैप्टर्स में भी क्लियर किए थे, ब्रैंकियोस्टोमा वगैरह में भी तो लिवर कैसे थे? बाइलोब्ड थे। तो इसमें भी लिवर कैसे होंगे? बाइलोब्ड होंगे। और ये हमेशा इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन होता है, आंत वाला, अब जाहिर सी बात है इसमें स्टमक नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपका लिवर है कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये जो इंटेस्टाइन का एंटीरियर पोर्शन होता है उसको अच्छे से कवर करके रखता है। ठीक है, और उसी में अपने एंजाइम्स को सीक्रेट करता है उसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? देखिए क्लास, ठीक है, तो यहां पर बात रही आपके पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, चलें अब हम बात कर लेते हैं
प्रजनन तंत्र, ठीक है। तो क्लास पहली बात तो ये कि प्रजनन तंत्र की स्टडी करने से पहले आप लोगों को काफी कुछ बताया भी जा चुका है कि इसमें जो है पेट्रोमाइजोल में मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जब इनका प्रजनन काल आता है, क्या होगा इसमें? प्रजनन काल, ठीक है। प्रजनन काल वही होंगे आपके या तो गर्मी वाला सीजन या फिर बसंत ऋतु वाला। तो उस दौरान प्रजनन काल में पेट्रोमाइजोन में क्या चीज शो होने लगते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण इसमें दिखने लगेंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब दोनों में ही उपस्थित होंगे, वो मेल में भी है और फीमेल में भी, ठीक है। तो जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण दोनों में दिखने लगते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो उस दौरान ये दोनों मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये दोनों ही क्या करेंगे? समुद्र में जाकर एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर ये अपना आसानी से घोंसला बना सके, ठीक है। क्या बना सके? घोंसले का निर्माण कर सके। अब उस चीज के लिए क्या करेंगे? ये ऐसी जगह देखते हैं जहां पर वाटर करंट इजीली हो सकता हो, मतलब पानी की जलधारा जो है आराम से उस वहां तक पहुंच सकती हो। तो सबसे पहले ये एक उथले जल में क्या बनाते हैं? घोंसला बनाएंगे, ठीक है। और घोंसले का निर्माण भी किसके द्वारा करते हैं? अपने इनके मुख की तरफ क्या बक्कल फनल उपस्थित होता है ना, तो ये बक्कल फनल की मदद से करते हैं ऐसा। मतलब ये क्या करते हैं? बक्कल फनल से उसको अच्छे से खोद लेते हैं, ठीक है, और एक घोंसला बना लेते हैं उसी में, पानी में। फिर उसके बाद ये जो फीमेल होती है, ठीक है, ये फीमेल उस घोंसले के पास में जाकर कोई भी एक चट्टान होती है उस पर जाके चिपक जाएगी, ठीक है। उसके बाद कौन आता है यहाँ पर? मेल, ठीक है। और ये मेल जो है वो हमेशा फीमेल के सिर की तरफ आके जुड़ जाता है। कहाँ पर? सिर की तरफ आके वो भी चिपकेगा। तो उस दौरान यहाँ पर कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होगी? कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी। कॉपुलेशन मीन जहां पर ये जो कॉपुलेशन जो है, मैथुन क्रिया जो है, ये बहुत कम समय के लिए होती है। कैसी होती है? बहुत कम समय के लिए तो होगी, लेकिन बार बार होती है, मतलब कई बार ये प्रोसेस होती है कॉपुलेशन की, ठीक है। तो जब कॉपुलेशन के बाद में, भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है ना मैथुन क्रिया तक, ठीक है, उसके बाद में ये मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये क्या करते हैं? स्पर्म एंड ओवा, मतलब शुक्राणु और अंडाणु, उन दोनों को ही कहां पर? उस घोंसले में उनको स्त्रावित कर देते हैं, मतलब उनको उसमें निकालते हैं, एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब जाहिर सी बात है, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो उनकी जो कॉर्डल फिन होती है, ठीक है, वो इतना जल्दी जल्दी से हिलती है कि उसकी वजह से जितने भी अंडे देते हैं, जनरली ये 2.5 लाख के समथिंग अंडे दिए जाते हैं, मतलब 2,36,000 के समथिंग इनके कुछ अंडे रहते हैं। तो ये जब अंडे देते हैं उस दौरान उनकी पूंछ जब हिलती है तो अंडे मिट्टी में दबते चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता चला जाएगा? ये मिट्टी में दबते चले जाएंगे अंडे, ठीक है। उसके बाद जब ये स्पर्म एंड ओवा रिलीज कर दिए जाते हैं, उसके बाद में मेल एंड फीमेल वो दोनों उस घोंसले से निकल जाएंगे, ठीक है। घोंसले से निकल गए। अब जब ये घोंसले में से निकल जाते हैं क्लास, तो उस दौरान इन दोनों की कुछ ही टाइम के बाद इन दोनों की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। पहली बात, रीजन एक तो ये होता है कि जब इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं ना, तो उस दौरान ये फीडिंग करना छोड़ देती है, मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं।
अब फीडिंग नहीं करेंगे तो इनको न्यूट्रिशन पोषण कहाँ से मिलेगा? तो पोषण अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को जो स्किन बताई थी, है ना, तो स्किन के नीचे क्या उपस्थित होती है? सबक्यूटेनस लेयर। तो सबक्यूटेनस लेयर में जो फैट और प्रेजेंट रहती है, तो उनसे ये फैट से क्या प्राप्त करता है? अपना पोषण प्राप्त करती है तब तक, ठीक है। तो इनकी इसीलिए ये ढंग से खाते तो है नहीं उस दौरान, तो इसीलिए इनकी कुछ टाइम के बाद या तो नॉर्मली जनरली हो जाएगी इनकी मृत्यु, या फिर ये किसी बड़ी मछली या किसी और कार्निवर्स एनिमल के द्वारा ये खा लिए जाएंगे। मतलब कहने की बात ये कि लास्ट में ये दोनों मर जाते हैं जैसे ही इनमें अंडे वगैरह देते हैं, इसको मैं ओवर रिलीज करने के बाद में। क्लियर है? प्रजनन तंत्र समझ में आ रहा है? फाइनल फाइनल चलिए भाई, ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल बात करते हैं हम।